हेलो एवरीवन, फिटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं फिटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI गर्रा बालाघाट। आज के इस वीडियो में आपके लिए वो सभी प्रकार के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए करीब 30 मिनट का तैयार किया हुआ है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विस फाइल का प्रयोग करते हैं। स्विस फाइल का प्रयोग, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, स्विस फाइल हम सभी जानते हैं कि स्विस फाइल क्या होती है। ये स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन दिया है, ये दिया है लकड़ी काटने वाले, बी कपड़ा काटने वाले, सी घड़ी साज में और डी घर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, लकड़ी काटने के लिए अधिकतर हम जो फाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिस फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं वो फाइल होती है हमारी रासपकड़ फाइल, RASP रासपकड़ फाइल होती है। सेकंड, कपड़ा काटने में किसी भी प्रकार की फाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन जो कि घड़ी साज है, और इससे पहले हमने बताया थे कि स्विस फाइल एक स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। तो स्पेशल फाइल साइज में जो होती है वो जो जनरल फाइल होती है उसकी अपेक्षा काफ़ी छोटी होती है। मिनिमम इसकी जो लंबाई होती है वो 100 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर, 100 mm टू 150 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन जो मिल रहा है वो हमारा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि घड़ी साज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्विस फाइल होती है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? घड़ी साज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल का कटिंग प्रभाव। फाइल का कटिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? फाइल का जो कटिंग प्रभाव होता है, जब फाइल कटिंग करना प्रारंभ करती है तो वह किस पर डिपेंड करता है? आपके ऑप्शन है, ए दांतों के कट और स्पेसिंग पर, बी फाइल के दांतों की व्यवस्था पर, और सी फाइल के साइज और आकार पर, और डी दिया है उपरोक्त सभी पर। तो देखिए फाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से लिया जाता है। पहला होता है आपका अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू लेंथ। सेकंड जो होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है। थर्ड होता है अकॉर्डिंग टू कट, और फोर्थ जो होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ये 4 प्रकार से हम फाइलों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन हमको लग रहे हैं कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए जिसमें दिया है उपरोक्त सभी पर। तो ये वाला जो हमारा आंसर होगा डी, ये उपरोक्त सभी पर, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से किया हुआ सुराख सेंटर से आउट हो जाता है? यहाँ पर बात हो रही है ड्रिल मशीन से रिलेटेड, क्योंकि ड्रिल ही एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी धातु में सुराख कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है, वर्क पीस की अपर्याप्त क्लैंपिंग, जो आप जॉब का जो इस्तेमाल करते हैं उसको आप अपर्याप्त यानी कि पूर्ण रूप से आप उसको नहीं बांधते। क्लैंप मतलब उसको जकड़ना, ठीक है। आपका ए ऑप्शन वर्क पीस की अपर्याप्त क्लैंपिंग है, बी ऑप्शन वर्क पीस में ब्लो होल्स होना, सी सेंटर पंच का निशान इतना गहरा ना होना कि इसमें ड्रिल का चीजल एज बैठ सके, और डी ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जब ड्रिल करते हैं तो वर्क पीस की अपर्याप्त क्लैंपिंग, वर्क पीस में ब्लो होल होना, सेंटर पंच का निशान इतना गहरा ना होना कि इसमें ड्रिल का चीजल एज
बैठ सके। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं कि यदि आपने वर्क पीस यानी कि जॉब को पूर्ण रूप से जकड़ा नहीं है तो आपका सेंटर जो है आउट हो जाएगा। वर्क पीस में यदि कोई ब्लो होल्स हैं तो उसके द्वारा भी आपका ड्रिल पर्याप्त होल नहीं बना पाएगा। सेंटर पंच का जो निशान होता है वो यदि गहरा नहीं है तो भी आपका जो होल है वो सेंटर से आउट हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है वही हमारा उत्तर होगा। तो तीसरे का जो उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, छोटे वर्क पीस में ड्रिलिंग करने के लिए स्टील के सिंगल ब्लॉक्स से बनाए जाने वाले जिग को कहते हैं। ये लिया गया है जिग एंड फिक्सचर चैप्टर से, जो कि यहाँ पर जिग के प्रकार दिखाया गया है। ऑप्शन है चैनल जिग, ऑप्शन बी में दिया है सैंडविच जिग, ऑप्शन सी में दिया है बॉक्स जिग और ऑप्शन डी में दिया है सॉलिड जिग। तो यहाँ पर छोटे वर्क पीस में ड्रिलिंग करने के लिए जो यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखिए ध्यान से, ये छोटे वर्क पीस में ड्रिलिंग करने के लिए किस प्रकार के जिग का इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटे वर्क पीस में ड्रिलिंग करने के लिए हम सॉलिड जिग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? सॉलिड जिग का, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मीट्रिक माइक्रोमीटर की बात हो रही है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में जब हम थिम्बल स्केल डिवीजन की बात करते हो तो इसमें 3 स्केल डिवीजन का मान लिखना होता है। एक होता है हमारा मेन स्केल डिवीजन, जिसको MSD के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है सब स्केल डिवीजन, इसको SD बोला जाता है। और थर्ड होता है थिम्बल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन का मान हमेशा 1 mm, जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन में दिखाया है। फिर है आपका बी, जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है 0.5 मिलीमीटर। ये जो होता है ये हमारा होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन का मान 0.50, हम इसको 50 या 50 मिलीमीटर भी मान सकते हैं, 0.50 मिलीमीटर। फिर सी ऑप्शन 0.02 मिलीमीटर, चूँकि ये जो दिया है ये होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे, जो कि हमारा आंसर है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में कितना माप ले सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर की बात हो रही है। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यदि सिर्फ माइक्रोमीटर की बात हो रही है तो हम ब्रिटिश प्रणाली में उसकी माप को 0.001 मिलीमीटर लिखेंगे, 0.001 इंच, सॉरी 0.001 इंच। मगर यहाँ पर ब्रिटिश प्रणाली में कितना माप ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर की बात हो रही है। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा है 0.01 इंच, बी 0.001 इंच, सी ऑप्शन है 0.001 इंच और डी ऑप्शन है 0.00001 इंच। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में हम कितने माप लिख सकते हैं? 0.001 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्ग कौन प्रदर्शित करता है?
निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्ग कौन प्रदर्शित करता है? जिग और फिक्सचर से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन में टिक करना है, जो कि हमारा जिग होगा, इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्ग कौन प्रदर्शित करता है? जिग। जिग का क्या काम होता है? जिग जो होता है वो टूल को गाइड करता है प्लस वर्कपीस को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से थ्रेड के कौन से प्रकार हैं? तो थ्रेड, अधिकतर हम लोगों को पता है कि थ्रेड किसी भी पार्ट के बाहरी भाग में या अंदरूनी भाग में काटी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरनल थ्रेड, बी ऑप्शन है एक्सटर्नल थ्रेड, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिल जाता है वो सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड दोनों दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हार्ड मटेरियल की टर्निंग में प्रयुक्त कार्बाइड टिप्ड टूल में होता है। अभी तक हम लोगों को ये पता था कि हाई स्पीड स्टील सबसे हार्ड होता है, या फिर हार्ड मटेरियल को काटने के लिए हम हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं, परंतु हाई स्पीड स्टील से भी ज़्यादा कठोर, ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को, हार्ड मटेरियल को काटने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे कार्बाइड कहा जाता है। और अधिकतर कार्बाइड टिप्ड टूल की जो बात हो रही है, कार्बाइड टिप्ड टूल जो होता है ये होता है लेथ मशीन में। कार्बाइड टिप्ड टूल वाला जो प्रयोग होता है वो लेथ मशीन के जो टूल बनाए जाते हैं उसमें कार्बाइड की टिप लगी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए साइड रेक्टेंगल, बी जीरो रेक्टेंगल, सी पॉजिटिव रेक्टेंगल, और डी दिया हुआ है नेगेटिव रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा नेगेटिव रेक्टेंगल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक जो ऊष्मा और दबाव बिना रासायनिक परिवर्तन के आकार में ढाला जा सकता है उसे कहते हैं। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MPTO में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन में दिया हुआ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बी ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, सी इलास्टोमर, और डी है एमिनोज। तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपलिंग की शाफ्ट को जोड़ने के लिए तब प्रयोग किया जाता है जब शाफ्टों को, ये ऑप्शन है शाफ्टों को अस्थायी रूप में जोड़ा जाता है, बी शाफ्टों को अक्सर अलग करना पड़ता है, सी शाफ्टों की मिस अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, और डी शाफ्ट को अक्सर अलग अलग करना पड़ता है तथा दो शाफ्टों के बीच थोड़े से मिस अलाइनमेंट को कंपेंसेट करना होता है। तो 11वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर है, आंसर हमको शाफ्टों, यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपलिंग की शाफ्ट को जोड़ने के लिए, कपलिंग की शाफ्ट को जोड़ने के लिए तब प्रयोग किया जाता है। तो कपलिंग की शाफ्टों को कब जोड़ा जाता है? जब उसमें मिस अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ए 45 डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 55 डिग्री, डी 60 डिग्री। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, ऊंचा ढाल मृदु पितायम, ऊंचा ढाल ऊंचा ढाल मृदु पिता एम। ये ट्रिक स्टूडेंट मैंने आप ही लोगों के लिए बनाई है। इसमें ऊंचा जो दिखाया गया है वो उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील को माना गया है। ढाल का मतलब होता है ढलवा लोहा, और मृदु का मतलब है मृदु इस्पात, और पिता मीन्स पीतल, और यम का मैंने मीनिंग निकाला है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर ऊंचा यानी कि हाई कार्बन स्टील जो है वो 65 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप 65 डिग्री हाई कार्बन स्टील के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जो ढाल जिसके लिए हमने ढलवा लोहा को हमने डोनेट किया है, तो ढलवा लोहा जो होगा उसके लिए हम 60 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मृदु यानी कि माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री। यहाँ पर देखिए 5-5 डिग्री हम हमेशा कम कर रहे हैं हर एक के लिए। और पीता जो कि 45 डिग्री में होगा, पीतल 45 डिग्री, और यम यानी कि एल्यूमिनियम ये होता है 30 डिग्री में। तो इस तरह से आप ट्रिक के अनुसार आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसीलिए इसका आंसर होगा 55 डिग्री, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कोर्स ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं? कोर्स ब्लेड, यहाँ कोर्स ब्लेड की बात कर रहे हैं। देखिए ब्लेड का जो वर्गीकरण किया जाता है वो भी 4 प्रकारों से किया जाता है, कोर्स ब्लेड, मीडियम ब्लेड, फाइन ब्लेड और वेरी फाइन। तो यहाँ पर कोर्स ब्लेड की बात हो रही है, जो कि कोर्स जो होता है इसमें जो टीथ होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर जो टीथ की जो बात हो रही है वो ऑप्शन में दिया गया है 0 से 32, बी ऑप्शन में दिया है 14 से 18, सी ऑप्शन है 8 से 10, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 14 से 18। क्या हो जाएगा? 14 से 18 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है, ट्राई स्क्वायर में ब्लेड की मोटाई कितनी होती है? ट्राई स्क्वायर हम सभी लोग जानते हैं कि ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल है। ट्राई स्क्वायर क्या मेजर करता है या चेक करता है? तो हमेशा ट्राई स्क्वायर चेकिंग टूल यानी कि जांचने वाला है, न कि मेजरमेंट करने वाला। तो ये समकोण जो सतह होती है उसको 90 डिग्री में चेक करने का काम करता है। दूसरी चीज, किसी भी फ्लैट जॉब की समतलता को जांचने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ट्राई स्क्वायर में ब्लेड की मोटाई कितनी होती है। तो ट्राई स्क्वायर के 2 पार्ट होते हैं, एक ब्लेड होता है जो कि बहुत ही पतला सेक्शन होता है, और दूसरा जो बहुत ही मोटा सेक्शन वाला जो भाग होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड की मोटाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्लेड की मोटाई, ट्राई स्क्वायर में ब्लेड की मोटाई कितनी होती है? तो ट्राई स्क्वायर में जो ब्लेड की जो मोटाई होती है
वो होती है आपका ऑप्शन ए में ही इसका आंसर दिया हुआ है, जो कि 1/8 इंच या 1/16 इंच, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। 15 क्वेश्चन है, आकृति के अनुसार विभाजित निम्नलिखित में से कौन से कैलिपर्स है। यानी कि इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो कि विभाजित, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है। आकृति के अनुसार विभाजित निम्नलिखित में से कौन से कैलिपर्स है। तो कैलिपर्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कैलिपर्स जो होते हैं, आउटसाइड कैलिपर्स भी होते हैं, इनसाइड कैलिपर्स भी होते हैं, जेनी कैलिपर्स भी होते हैं, और यहाँ पर दिया है ट्रांसफर्स कैलिपर, जो कि एक आपको बिल्कुल नया नाम लग रहा है। तो ट्रांसफर कैलिपर, जिसको हम डिवाइडर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइडर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सारे कैलिपर्स के प्रकार हैं, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सत्य है। यहाँ पर कैलिपर्स के सभी प्रकार हैं, जो कि सभी प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। अब यहाँ पर मटेरियल की बात आ रही है, तो मटेरियल कैलिपर्स का अधिकतर हाई कार्बन स्टील का बना होता है या माइल्ड स्टील का। मगर यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग ही दिया है, जो कि ए ऑप्शन में दिया है स्टील, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन ये जो दिया हुआ है सी ऑप्शन, इसे हम सी ऑप्शन मान लेंगे, तो ये सी ऑप्शन लकड़ी दिया हुआ है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हाई कार्बन स्टील, ना तो हाई कार्बन स्टील दिखाई दे रहा है और ना ही माइल्ड स्टील, सिर्फ और आपको दिखाई दे रहा है स्टील। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा क्या, स्टील हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से यदि क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको स्टील के ऊपर बिना सोचे समझे दूसरे ऑप्शन देख करके इसी तरह के क्वेश्चन में आपको स्टील ही लगाना है, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर्स को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं, वह है। अब यहाँ जेनी कैलिपर की बात हो रही है, तो जेनी कैलिपर जो कि जेनी कैलिपर्स को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं, वह है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है ऑडलेक कैलिपर, ऑप्शन बी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑप्शन सी लेग एंड पॉइंट कैलिपर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो आपको तीनों जो दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जो प्रकार हैं वो किसके प्रकार हैं, जेनी कैलिपर के। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को उसके उच्च क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद कमरे के तापमान में धीरे धीरे कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करने को कहते हैं। यहाँ पर आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करना, तो ये जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले हम क्वेश्चन का बता दें कि ये क्वेश्चन लिया गया है हीट ट्रीटमेंट से। हीट ट्रीटमेंट का मैंने ट्रिक निकाला था, इसमें आप लोगों के लिए एक ट्रिक तैयार की है, जो कि उस ट्रिक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ना ए हा टे के। यानी ना से हो गया नॉर्मलाइजिंग, ए से एनिलिंग, हा से हार्डनिंग, टे से टेम्परिंग, और के से केस हार्डनिंग। इस तरह से आप ट्रिक वाइज याद रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरलता जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
उच्च क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करने को कहते हैं। तो कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करने वाली जो प्रोसेस होती है, ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हार्डनिंग, बी टेम्परिंग, सी नॉर्मलाइजिंग और डी है एनिलिंग। तो यहाँ पर कमरे के तापमान की बात हो रही है, तो कमरे के तापमान के लिए हम नॉर्मलाइजिंग यानी कि नॉर्मलाइजिंग। हार्डनिंग जो होगी, इससे हम मटेरियल को क्वेंच करते हैं ब्राइन घोल में या फिर वाटर में या फिर किसी भी ऑयल जो बॉथ होता है उसमें हम गर्म पार्ट को क्वेंच करते हैं। टेम्परिंग में पार्ट को सिंगल हीटिंग और डबल हीटिंग द्वारा उसे ठंडा किया जाता है। परंतु नॉर्मलाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यदि आपने स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया है, उसके बाद यदि उसे ठंडा करना होता है तो उसी तापमान पर या कमरे के तापमान में धीरे धीरे उसे ठंडा करने की जो दर कहलाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर होगा, जो कि नॉर्मलाइजिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, स्टील में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाने वाली विधि को कहते हैं। स्टील में यहाँ फिर से ऊष्मा उपचार का दिया हुआ एक प्रश्न है जो कि स्टील की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टील में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर यानी कि कणों को महीन करने वाली जो विधि होती है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है हार्डनिंग, बी टेम्परिंग, सी नॉर्मलाइजिंग और डी है केस हार्डनिंग। तो इसका भी उत्तर यहाँ पर हम नॉर्मलाइजिंग ही लिखेंगे, क्योंकि स्टील में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि होती है नॉर्मलाइजिंग, जो कि हमारे आंसर में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है? सरफेस प्लेट जो कि हम सभी लोग जानते हैं, ये क्या काम आती है? मार्किंग करने के काम आती है, जो कि वर्गाकार या आयताकार सेक्शन में बनी होती है। यहाँ पर मैंने बनाया है वर्गाकार, वर्गाकार प्लस आयताकार। जो कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है? ऑप्शन में भी दिया है ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, अभी इससे पहले मैंने ड्रॉ करके आपको बताया, वर्गाकार भी और आयताकार भी। तो इसके लिए जो हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? सी ए व बी दोनों, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सरफेस प्लेट का क्या लाभ है? निम्नलिखित में सरफेस प्लेट का लाभ, अब इसमें लाभ पूछा जा रहा है कि सरफेस प्लेट का क्या लाभ है। ऑप्शन है इससे किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, इससे किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, बी जॉब के थिकनेस को चेक कर सकते हैं, सी जॉब के लेवल को चेक कर सकते हैं और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य हैं। सरफेस प्लेट क्या क्या काम करती है? तो यहाँ पर इससे किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, इससे नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ये इससे जो दिया है वो इनकरेक्ट है। किसी भी जॉब की मार्किंग कर सकते हैं, कैसे? इसके ऊपर में रख करके जॉब के थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जॉब के लेवल को चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्या होगा? उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक की धातु होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन है, ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक की धातु होती है। तो ग्रेड बी वाले, यहाँ पर हम ग्रेड की बात करें तो वी ब्लॉक जो होते हैं वो ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, दो ग्रेड में पाए जाते हैं। प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है कि वी ब्लॉक कितने ग्रेडों में पाए जाते हैं, तो आपको आंसर ए तथा बी पर ही टिक करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक की धातु होती है। ऑप्शन ए है रॉट आयरन, ऑप्शन बी क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पर ग्रेड बी वाला जो वी ब्लॉक होता है जिसकी परिशुद्धता ए ग्रेड के अपेक्षा काफ़ी कम होती है, तो ये बनाए जाते हैं क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। किससे बनाया जाता है? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, जो कि राइट आंसर है। अगला है, नंबर ड्रिल का नंबर क्या होता है? अभी जब ड्रिल का स्पेसिफिकेशन आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, तो स्पेसिफिकेशन के आधार पर जो ड्रिल होती है, ड्रिल का नंबर के अकॉर्डिंग, मीट्रिक साइज के अकॉर्डिंग, मिलीमीटर के साइज के अकॉर्डिंग, ये सारे नंबर्स के अनुसार ड्रिल का साइज लिया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर ड्रिल का नंबर क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 से 10, 1 से 100, 20 से 40, 1 से 80। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो 1 से 80 होगा, जिसमें एक नंबर का जो ड्रिल है वो सबसे छोटा होगा और 80 नंबर का जो ड्रिल होता है, सॉरी, एक नंबर का जो ड्रिल होगा वो सबसे बड़ा होगा और 80 नंबर का जो ड्रिल होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हमारा राइट आंसर है डी, 1 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है? यूनिवर्सल जो सरफेस गेज होता है, मार्किंग ब्लॉक जैसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्टील, कास्ट आयरन, तांबा और डी सभी का। तो यहाँ पर जो ब्लॉक होता है, मार्किंग ब्लॉक का जो बेस बना होता है वो अधिकांश कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं? आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं? ए है पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन, डी स्टील। ये क्वेश्चन मेटल से लिया गया है, जिसमें कि इसमें पूछा जा रहा है आयरन और कार्बन का मिश्रण। यहाँ आपको प्रश्न भी और आंसर भी बिल्कुल साथ में बताऊंगा मैं। आयरन और कार्बन का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है स्टील। चूँकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं, तो आंसर होगा हमारा स्टील हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें नॉर्मलाइजिंग का पूछा गया था। अब यहाँ पर एनीलिंग जो पूछा जा रहा है, जो कि ऊष्मा उपचार की दूसरी विधि है। तो एनीलिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है मशीनिंग गुणों में सुधार करना, किसी भी धातु के मशीनिंग गुणों में सुधार करना, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से ए हार्डनेस बढ़ती है, बी मैलिएबिलिटी बढ़ती है, सी डक्टिलिटी बढ़ती है और डी सॉफ्टनेस बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, स्टील में जब हम कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो मटेरियल जो है
वो हार्ड होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हार्डनेस बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रांग होता है। ये भी स्टील के चैप्टर से लिया गया है जो कि मेटल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट। इसका भी एक ट्रिक हमने तैयार किया था जो कि कुछ इस तरह से है। फे सी पी आ मा ट्रो सा, ये सारे के सारे स्टील के स्ट्रक्चर है। फे सी पी आ मा ट्रो सा, फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, आस्टेनाइट, मार्टेंसाइट, ट्रोस्टाइट और सार्बाइट, ये सारे के सारे स्टील के स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है स्टील के स्ट्रक्चर में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग, जिसे हम मजबूत भी कह सकते हैं, अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर दिया है फेराइट जो कि बहुत ही ब्रिटल होता है। बी दिया है पियरलाइट और सी सीमेंटाइट, डी ऑस्टेनाइट। तो यहाँ पर सबसे मजबूत जो स्ट्रक्चर है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा पियरलाइट, जो कि राइट आंसर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, तो आंसर होगा पियरलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 20H7/G6 स्पेसिफिकेशन वाली शाफ्ट बियरिंग के साथ एक गियर बॉक्स में फिट की हुई है। इसमें दिया गया फिट किस प्रकार का है। इसमें ये जो प्रश्न लिया गया है, ये प्रश्न लिमिट फिट टॉलरेंस लिया गया है। किससे लिया गया? लिमिट फिट टॉलरेंस से। तो हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो दिया हुआ है 20H7, तो H7 हमेशा जो कैपिटल जो H होता है वो होल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? होल के लिए। और स्मॉल g यहाँ दिया हुआ है, स्मॉल g, और इस तरह से 6 बना हुआ है, वो शाफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होल, ये इस तरह से होल होता है, और ये यहाँ पर शाफ्ट की अगर हम बात करें तो ये शाफ्ट। तो यहाँ पर होल और शाफ्ट की बात हो रही है, जो कि होल हमेशा कैपिटल अक्षर। तो यहाँ पर होल का जो साइज दिया हुआ है 20H7, और शाफ्ट का जो साइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्मॉल g6। तो ये देख करके, ये दोनों चीज़ें देख करके अब आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर होल का साइज बड़ा है और शाफ्ट का साइज छोटा है। तो उस कंडीशन में होल का साइज जब बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज जब छोटा होता है, तो वहाँ पर हम क्लियरेंस फिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लियरेंस फिट का, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फिट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन से हम फिर शुरुआत करेंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।